इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के खरक गांव में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी है। मुख्यमंत्री ने खरक गांव के विकास के लिए 60 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि गाँव के तालाब का सौंदर्यीकरण का काम अगस्त तक पूरा हो जाएगा। देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के 3 दिवसीय भिवानी दौरे का आज से आगाज हो चुका है और आज जनसंवाद कार्यक्रम का पहला दिन था और पहले दिन भिवानी जिले के गांव खरक से जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही निपटान किया गया। आज पहले दिन गांव खरक कला, कलिंगा, चांग और भिवानी के हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में इस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे और जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निपटान किया गया। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के 3 दिवसीय भिवानी दौरे का आज से आगाज हो चुका है और आज जनसंवाद कार्यक्रम का पहला दिन था और पहले दिन भिवानी जिले के गांव खरक से जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही निपटान किया गया। आज पहले दिन गांव खरक कला, कलिंगा, चांग और भिवानी के हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में इस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे और जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निपटान किया गया। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के 3 दिवसीय भिवानी दौरे का आज से आगाज हो चुका है। तो ऐसे कुल मिला के हमने आपके इस गांव में जो पैसे भेज दिए हैं वो भेजे हैं 60 लाख तो भी भेज दिए और अगले साल में 1 अप्रैल से जो कल से शुरू हो गया, इस साल के लिए मंजूर कर दिया 2 करोड़ 30 लाख चारों गांव का। लेकिन मुझे लगता है और बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास आबादी कम लिखी, ये पैसा आबादी के हिसाब से आता है। अभी आबादी जैसे इसमें 2 ही पंचायतों की लिखी, 2 पंचायत और तो 20 करोड़ जाएंगे, 1-1 करोड़ का भी आ जाएगा तो आप छोटे छोटे काम, गली नाली तालाब ये जितने भी हैं उसमें सब करा सकते हैं। और भी जरूरत पड़ेगी तो कोई कमी नहीं रहने देंगे, ठीक है ना, इसमें कोई कमी आपकी रहने देंगे। पंचायती राज के काम तो सारे सरपंचों के हवाले कर दिए हमने, ठीक है। बस शर्त एक रखी है कि काम ईमानदारी से करना है। यहाँ कोई टेंडरिंग का विरोध तो नहीं है, पक्का ना, कोई विरोध नहीं, क्योंकि खाने पीने का जो रास्ता था वो हमने बंद कर दिया। बंद करना चाहिए था कि नहीं? अगर ये चारों खाने पीने में अगर आगे आ जाते तो आप इनकी तरफ रहते कि मेरी तरफ रहते? समझ गए? तो गांव का आदमी जो है बहुत शुद्ध सात्विक मन से होता है। आपके हाथ में एक ताकत दी है, उस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना है। ये 5 साल की आपकी सरकार है, आपकी सरपंचों की सरकार अलग है, हमारी अलग है। हम जितने पैसे चाहिए सब देंगे, काम आपने कराना है। जो प्रस्ताव पारित करोगे वो काम। तो वहीं आपको बता दें कि यमुनानगर में कांग्रेस ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयमान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज यमुनानगर की अनाज मंडी में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उन्होंने हजारों की भीड़ को देखकर भावुक हो उठे और उन्होंने कहा कि मैं अपनी मन की बात आपको बताने आया हूं और आपकी मन की बात सुनने आया हूं। वहीं मंच से उन्होंने कई तरह की घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन करेंगे। इसके अलावा गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा और वही 300 यूनिट बिजली गरीब आदमियों को मुफ्त में मिलेगी। और भी कई तरह के उन्होंने जो है वादे किए और ऐसा लग रहा था कि जैसे यमुनानगर की ही धरती से कांग्रेस ने अपना चुनावी बिगल बजा दिया हुआ हो। वहीं मंच से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने भी संबोधित किया। सभी ने ही एक स्वर में कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है और जो है विपक्ष को उन्होंने दिखा दिया है कि कांग्रेस
किस तरह और कहाँ खड़ी है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। किसान की क्या दुर्गति हुई है, ना उसको एमएसपी मिलता। आज सरसों के लिए कोई खरीदार नहीं, सरसों का एमएसपी 5450 और किसान ने मजबूरी में बेचा 4000 तक। अरे ये पीपली मंडी है, चौधरी मेवा सिंह से पूछो, लाडवा से विधायक है, मैं गया था 50 पैसे आलू बिक गया, उनको पिट गया। आज गन्ने की बात, गन्ने का 8 साल में कितना भाव बढ़ाया है उन्होंने और हमारे समय में कितना बढ़ा। आप ये गन्ने का इलाका है, सबको मालूम। अरे रोडों के आपके 10 रुपए बढ़ाया, वो भी जब भी कितना शोर वहां करना पड़ा। कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे हम, आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की, लेकिन लागत कई गुना ज्यादा हो गई। ठीक कहा शक्ति भाई ने, हमारे समय में ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे टैक्स था, मशीनरी पे टैक्स नहीं था। आज हर चीज पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। तो हमने कहा वो किया, और आज जो कहेंगे वो हम करेंगे। भाई क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते पहला काम हम करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और जो इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन काटी है, इन्होंने तो किया नहीं कुछ नहीं। ये तो जैसे बकरी मिंगन करके ना, कभी 100 बढ़ा दिए, कभी 200। हम तो भाई 6000 से पेंशन शुरू करेंगे। जो 100 गज के प्लॉटों की स्कीम इन्होंने बंद कर दी गरीब आदमी को देने के लिए, वो फिर से लागू करेंगे। और किसान के लिए वहां हमने मध्य प्रदेश में रायपुर में प्रस्ताव पास कर दिया कि एमएसपी को एक कानूनी हम गारंटी देंगे, कानूनी गारंटी होगी, किसान को एमएसपी मिलेगा। और 300 यूनिट तक बिजली। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बहादुरगढ़ में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का जायजा लिया है। कृषि मंत्री ने गांव छारा, भापदौड़ा और करहर के खेतों में जाकर खराब हुई फसलों की जानकारी ली है और मौके पर मौजूद अधिकारियों को फसलों की विशेष गिरदावरी कराने के आदेश दिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी बर्बाद हुई फसलों के बारे में जानकारी ली। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि सरकार ने ओलावृष्टि और बरसात की वजह से खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं ताकि किसानों को समय पर उनकी बर्बाद फसलों का मुआवजा दिया जा सके। और आसपास के कई ग्रामों में ओलावृष्टि, तेज बारिश, आंधी से बहुत फसल का नुकसान हुआ है। मैं अधिकारियों को लेके इसकी सही गिरदावरी हो जाए, सही इनको क्रॉप कटिंग हो जाए, सही मुआवजा मिल जाए, इसलिए मैं आया हूँ। और किसान संकट में है, हरियाणा सरकार पूरी मदद इनकी करेगी। और मैं इसी अलग अलग ज़िलों में जा करके जहाँ जहाँ फसल खराब हुई है अधिकारियों को ले करके वहाँ जाता हूँ ताकि किसानों की मदद हो सके। मैंने किसानों को समझाया है कि अब मैं आके अधिकारियों को साथ ले आए, अगर पोर्टल नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, खुला हो या ना हो गिरदावरी होगी, इनकी खराबा दिखाया जाएगा, खराबे का इन्फॉर्मेशन है। ऐसा है कि ये भी कह सकते हो कि जिसको कई किसानों के पास पैसे आए भी नहीं, अगर फसल अगर सही हो जाती है तो उसको पैसा कैसे आएगा। लेकिन कई किसानों के 20-20, 25-25 हज़ार रुपये भी आए हैं। हमारा मकसद ये है, बीमा कंपनी का ये है कि अगर आपकी फसल पूरी हो जाती है, फसल में घाटा होगा तभी पैसा मिलता है, घाटा नहीं होगा तो नहीं। तो वहीं आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित गांव बुडीन और बलायचा का दौरा कर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान रामविलास शर्मा ने कहा कि संकट की घड़ी में किसानों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा देगी। देखिए। जिला महेंद्रगढ़ में जिस तरह से ओलावृष्टि उसको लेकर जो किसान है उसकी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं और इसको लेकर जहां सरकार की तरफ से गिरदावरी की बात की जा रही है, वहीं आज पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने क्षेत्र के गांव बुडीन, बड़ायचा और निबेड़ा का दौरा किया और उन्होंने वहां पर किसानों से बातचीत की और किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांग को लेकर वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। बड़ायचा से जो कल ओलावृष्टि हुई है और जो बड़ी भयंकर ओलावृष्टि हुई है, आज हमने आपको दिखाया पक्षी
काला तीतर क्या, जिसको चोट लग गई, बिल्ली क्या, ऐसे बिखरे पड़े और फसलें बिल्कुल जैसे कोई कंबाइन से काट लिया हो। जो गेहूं की फसल समाप्त हो गई, उसका चारा भी पशु नहीं खाएंगे, वो जहर हो जाता है। आज रेवेन्यू के लोग भी हमारे साथ थे, हम किसान के साथ में खड़े हैं। हरियाणा सरकार महेंद्रगढ़ जो तहसील है उसमें लगभग सभी गांव में बहुत भयंकर खराबा हुआ है और कल की ओलावृष्टि और बारिश ने तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद में सरकार के दावों को पलीता लगाने में अधिकारी कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर एक तरफ जहां प्रदेश की मंडियों में तैयारी का दावा किया जा रहा था, तो वहीं इसके उलट फरीदाबाद सेक्टर 16 की अनाज मंडी में अभी तक कोई तैयारी दिखाई ही नहीं दे रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने जब इस अनाज मंडी का जायजा लिया तो वहां ना तो कोई मार्केट कमेटी का अधिकारी मिला या कर्मचारी मिला, ना ही किसी तरीके की कोई तैयारी दिखाई दी। हरियाणा सरकार के 1 अप्रैल से सरकारी गेहूं की खरीद को लेकर आदेश की धज्जियां उड़ाते फरीदाबाद में मार्केट कमेटी के अधिकारी देखे जा सकते हैं। सेक्टर 16 अनाज मंडी में 1 अप्रैल से सरकारी खरीद होनी थी, लेकिन वहां अभी तक कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। यहां तक कि साफ सफाई की व्यवस्था भी अभी तक नहीं की गई है। 2 दिन निकल जाने के बाद में भी अधिकारी दावा जरूर कर रहे हैं कि वे पूरी तरह से किसानों की गेहूं की खरीद के लिए तैयार हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की शुरुआत कर दी गई है और आज दूसरा दिन उसका हो चुका है। और हम फिलहाल फरीदाबाद की एक अनाज मंडी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हम जिस तरह कल हमने बल्लभगढ़ अनाज मंडी को दिखाया था, वहां कुछ किसान पहुंचे थे और उनके हालांकि नमी की वजह से गेहूं को नहीं खरीदा गया था। लेकिन अगर फरीदाबाद में चूँकि दावा ये किया जा रहा है कि फरीदाबाद की 4 मंडियों में गेहूँ की खरीद होगी, लेकिन ये ओल्ड फरीदाबाद की अनाज मंडी है सेक्टर 16 में। और आप देखिए यहाँ जिस तरह दावा किया गया था कि पूरी तरह से तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन यही तैयारी आप देखेंगे तो यहाँ सेठ जो किसानों के लिए जिनका अनाज यहाँ आना है, वहाँ अभी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। और यहाँ जो टेंट के कपड़े हैं या दरी हैं, कालीन है, उनको यहाँ सुखाया जा रहा है। तो आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि अधिकारी कितने संजीदा हैं कि यहाँ किसान आए और अपने गेहूँ की फसल को बेच सकें। और साफ सफाई की भी अगर बात करें तो देखिए पूरी तरह से यहाँ गंदगी आपको दिखेगी। शेड के अंदर जहाँ एक तरफ गंदगी है और शरारती तत्व जो कई बार नशा यहाँ करते हैं, तो बोतलें भी ऐसे ही छोड़ी गई हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से जो दावे हैं उसके उलट यहाँ गंदगी दिखाई दे रही है। और देखिए इधर दिखाएं तो आपको देखिए ये पानी यहाँ भरा हुआ शेड के बिल्कुल बराबर में, ये पानी आप देख सकते हैं। इसके अलावा चूँकि पिछले साल की अगर बात करें तो यहाँ 30,000 क्विंटल गेहूं खरीदा गया था। हालांकि बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है ये, लेकिन किसान जो भी आते हैं वो यहाँ अपना गेहूं लेकर आते हैं और उनकी यहाँ खरीदारी होती है। लेकिन यहाँ पूरी कहीं भी मंडी में ना तो कोई मार्केट कमेटी का कोई अधिकारी है, ना कर्मचारी है। और ये इसकी वानगी आप देखिए कि पूरी तरह से शेड में जगह जगह अभी गाड़ियों का कब्जा यहाँ देखा जा सकता है। अगर मैं आपको गेट की तरफ दिखाऊं तो गेट पे बाकायदा एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का होना ज़रूरी है जो गेट पास चेक कर सके, लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे तो कोई ऐसा आदमी व्यक्ति यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो हालांकि टेलीफोन पर ज़रूर बात की जा रही है कि पूरी तरह तैयार उनकी तरफ से कर ली गई है, तैयारी कर ली गई है, साफ़ सफाई करा दी गई है। लेकिन ये देखिए आप यहाँ जो लोग हैं अपनी कालीन को सुखाते हुए दिखाई दे जाएंगे रही हैं। अलग तरह की एक्टिविटी हो रही है। जो आड़त के नाम पर अलॉट की गई थी दुकानें, वहाँ और दूसरे काम किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं किसानों के प्रति। ये वानगी ये दिखाई दे रही है। साफ सफाई की जगह यहाँ गंदगी कूड़े कचरे से पूरी तरह शेड गंदा हुआ है। लेकिन दावा जरूर किया जा रहा है कि किसानों की खरीद के लिए तैयार पूरी तरह से मंडी हो चुकी हैं। लेकिन फरीदाबाद की ये मंडी की तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि लापरवाही किस हद तक बढ़ती जा रही है। और इसी लापरवाही, लेकिन उससे पहले किसानों से संपर्क आखिर किया गया या नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जिस तरह तैयारियों के दावे किए गए थे, वो तैयारियों के जो दावे हैं वो यहाँ दिखाई नहीं देते। और ना ही कोई कर्मचारी या अधिकारी मार्केट कमेटी का यहाँ दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।
तो वहीं हिसार में सरकार द्वारा मंडियों में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक जिले की मंडियों में कोई भी किसान गेहूं लेकर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से मंडी सुनसान नजर आ रही है। वहीं किसानों की गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जिले में सरकार द्वारा 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन आज दूसरे दिन भी जिले की मंडियों में कोई भी गेहूं लेकर किसान नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से आज भी जिले की मंडियां सुनसान नजर आई। वही गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और यहां पर जिले में 4 एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद की जाएगी। वही अधिक किसानों के पोर्टल पर बात की जा रही है, 49,375 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी किसान मंडियों में गेहूं लेकर नहीं पहुंचे हैं। वही प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि 10 अप्रैल के बाद यहां पर गेहूं मंडियों में आनी शुरू होती है, जिसके बाद यहां पर अनुमान है कि 10 अप्रैल तक यहां पर गेहूं मंडियों में आनी शुरू हो जाएगी और गेहूं बेचने को लेकर किसानों को किसी तरह का यहां पर दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मंडियों में पूरी तरह से प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, बाहर जाने की व्यवस्था की गई है, किसानों के लिए पीने के पानी, भोजन की व्यवस्था, सभी प्रकार की सुविधाएं किसानों को इन मंडियों के अंदर मिलेगी। और वही बात की जाए तो किसानों का भी लगातार यहाँ पर सरसों की बिक्री ना होने की वजह से लगातार परेशान है, क्योंकि लगातार पिछले काफ़ी दिनों से हिसार जिले के अंदर बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से सरसों की बिक्री में नमी अधिक हो गई, जिसकी वजह से किसानों की सरसों नहीं बिक रही है, जिसकी वजह से मंडियों में किसान काफ़ी दिनों से सरसों की बिक्री को लेकर बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार सरसों की खरीद शुरू करे। इंडिया न्यूज़ के लिए हिसार। तो वहीं हरियाणा में कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सोमवार को अधिकारियों की बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल विज ने कहा कि सरकार ने हरियाणा में कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। सभी चीजों का जायजा लेने के लिए ही सोमवार को मीटिंग बुलाई गई है। उसके लिए पूरी तैयारियां हैं और सारा जायजा लेने के लिए मैंने सोमवार को 1 बजे मीटिंग बुलाई है सभी अधिकारियों की और हम पूरी तरह से निगाह रखे हुए हैं इसके लिए। तो वहीं आपको बता दें कि गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद की भगवा यात्रा के दौरान दादागिरी करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल यात्रा के दौरान सेक्टर 5 तिकोना पार्क में बैठे एक युवक युवती से बेवजह आधार कार्ड मांगा गया और युवक युवती के मना करने पर उनके साथ मारपीट कर दी गई है। देखिए। गुरुग्राम के सेक्टर 5 से विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक भव्य यात्रा निकाली गई, जिसको भगवा यात्रा या फिर कहें शोभा यात्रा का नाम दिया गया। ऐसे में इस यात्रा के दौरान एक युवक ऐसा भी था जो कि भगवा पहनकर ही इस यात्रा के अंदर शामिल हुआ और उसने यात्रा के चलते हुए एक पार्क के अंदर घुसा और पार्क में घुसने के बाद युवक और युवती जहां बैठे थे उनसे जाकर उनसे आधार कार्ड मांगा और आधार कार्ड जब वो युवक ना दे सका तो उसको पीटता हुआ वो कैमरे के अंदर कैद हो गया। हालांकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है, जिसके बाद युवक युवती से जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर लज्जा भंग होने के डर से कहीं ना कहीं कैमरे से दूरी बनाई। मगर ऐसे में इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, कोई शिकायत नहीं हुई है, मगर इस विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने जिस तरीके की हरकत की है इससे कहीं ना कहीं शर्मनाक जरूर माना जा रहा है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। तो वहीं करनाल में जुंडला में पुलिस ने बच्चे का किडनैप कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। CIA 2 की टीम ने कुछ ही घंटों में मामले को सुलझाकर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बच्चे को सकुशल और उसके परिजनों के हवाले कर दिया। रिश्ते में फूफा लगने वाले एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर 9 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के पिता से 50 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। घटना करनाल जिले के कस्बा जुंडला की है। इसके बाद बच्चे के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए CIA की टीम ने न सिर्फ बच्चे को कुछ ही घंटों में सकुशल बरामद कर लिया, बल्कि एक आरोपी को भी करनाल से दबोच लिया। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज। तो वहीं चरखी दादरी की 6 मुख्य सड़कें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। 2 साल बाद भी निर्माण नहीं होने के कारण यहां के रहने वाले और गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों का कहना है कि इसे लेकर कई बार प्रशासन और नगर परिषद को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है।
चरखी दादरी शहर की 6 मुख्य सड़कें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। यहाँ के स्थायी निवासियों और वाहन चालकों का कहना है कि परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दुकानदारों का कहना है कि बार बार प्रशासन व विभाग को शिकायत करने के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि 1 माह के दौरान यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दुकानदारों का कहना है अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ 2 किलोमीटर दूरी में हजारों गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। चरखी दादरी शहर की 6 मुख्य सड़कें तो वहीं कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां एक शराबी ट्रैक्टर चालक ने 3 कारों को टक्कर मार दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। कुरुक्षेत्र जिले में ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में देखने को मिला, जब एक शराब में धुत ट्रैक्टर चालक ने 3 वाहनों को ही क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित शमशेर ने बताया कि वह शाहबाद मंदिर में माथा टेकने के लिए आया था और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण उन्होंने सर्विस लेन में दबाकर अपनी गाड़ी लगा दी, यानी पीछे हटकर गाड़ी लगा दी, क्योंकि फ्रूट व आइसक्रीम की रेडियां लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि एक शराबी ट्रैक्टर चालक ने उनकी व 2 अन्य गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली है, मौके पर पहुंचे हैं व जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया देखने में आया है एक शराबी ट्रैक्टर चालक ने कुछ गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या इस हादसे के बाद भी पुलिस सबक लेती है या नहीं लेती, या इसी तरह से व्यवस्था उसी ढर्रे पर चलती रहेगी। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं सोनीपत के जठेड़ी गांव में एक खेत में भीषण आग लग गई, जिससे खेत में गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली की तारों में स्पार्किंग होने की वजह से खेत में आग लगी है, जिसमें 14 में 2 किला फसल जलकर राख हो गई है। सोनीपत में किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है, जहां एक तरफ बेमौसमी बारिश का प्रकोप चल रहा है तो दूसरी तरफ सोनीपत के गांव जठेड़ी में स्पार्किंग के चलते गेहूं की फसल में आग लग गई, जहां करीबन 2 एकड़ फसल जो है जलकर खाक हो गई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर आसपास के लोगों को पता लगा तो मौके पर लोगों ने आग बुझाने में सहायता की है। हालांकि फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक जठेड़ी गांव के रहने वाले किसान किराए की ज़मीन पर खेती करते हैं और 2 एकड़ की फसल में जो है अचानक स्पार्किंग, जो बिजली के तार खेतों से गुजर रहे हैं उनमें स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग के चलते आग लग गई और इसलिए गेहूं की फसल का काफ़ी हिस्सा जलकर स्वाह हो गया है। किसान ने मांग की है कि सरकार उन्हें मुआवजा दे और वहीं किराए की ज़मीन पर खेती बाड़ी करने वाले किसान का अन्य कोई आय का साधन नहीं है। किसान काफ़ी मायूस है। एक तरफ जहां प्रकृति की मार है तो दूसरी तरफ खेत में आग लगने से काफ़ी नुकसान हो गया है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मान। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।